Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on today we will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure के सेशन में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी एमसीसी जिन भी स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, बीट आसाम, बीट बंगाल, राइट, तो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा। अभी इसके क्या प्रोविजंस होते हैं, कौन से एक्ट के थ्रू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, क्या सारी चीजें हमें करंट के लिए जरूरी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे। द सेकंड टॉपिक वुड बी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए नेशनल काउंसिल, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप क्या है, क्या इससे रिलेटेड प्रोविजंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड वुड बी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेंसस का ये जो वर्क है ना, सेंसस कमिश्नर का वर्क या रजिस्ट्रार जनरल का वर्क, ये भी न्यूज में टाइम टू टाइम आता रहता है, स्पेशली लुकिंग टुवर्ड्स द अपकमिंग सेंसस को देखकर। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। फोर्थ टॉपिक होगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब जिसको शॉर्ट में हम ओईसीडी बोलते हैं। ओईसीडी को हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज हम फिर ओईसीडी से रिलेटेड उसका नया रिपोर्ट जो आया है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो डिस्टर्बेंस है या जो वेस्ट एशिया डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, उसको लेकर ओईसीडी ने नए आउटलुक्स प्रेजेंट किए हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर ग्रुप ऑफ 7 G7 नेशंस की बात करेंगे जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, G7 की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हुए थे, और फिर उसके बाद होंगे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे डीडी न्यूज का एक क्लिपिंग देख सकते हो। इस क्लिपिंग के अलावा बाकी कई न्यूज़पेपर्स में क्लिपिंग में आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिला होगा। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखो। पहला स्टेटमेंट क्या, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ लीगली इन्फोर्सेबल स्टैट्यूट इनेक्टेड डायरेक्टली अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस अपने एग्जामिनेशन में ना ऐसे स्टेटमेंट देता है, और जब तक आपको ये मालूम नहीं रहेगा आप इसको सही नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हमें ये चीज मालूम करनी चाहिए कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यूजुअली उसको ऑब्वियसली उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, जिसकी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है कि आर्टिकल 324 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसके मेनली पावर्स मिलते हैं। बट जहां तक हम एमसीसी की बात करते हैं तो इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, नो डायरेक्ट स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। एक्चुअली इसको इन्फोर्स करने के लिए ना भारतीय न्याय संहिता, या जिसको पहले इंडियन पेनल कोड बोलते थे, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को यूज किया जाता है इसके कुछ प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, कि भैया इलेक्शन के टाइम में कोई ब्राइबरी देने का काम कर रहा है, इंटिमिडेट करने का काम कर रहा है वोटर्स को, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू करप्ट प्रैक्टिसेस के यहाँ पर प्रोविजंस हैं, तो उस पर्सन पे एक्शन लिया जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली एमसीसी कह के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, राइट। ये बस एक सेट गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, सो दैट ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस हो सके, असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा इलेक्शंस हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, कि इंप्लीमेंट करवाने के लिए आरपीए एक्ट की जरूरत पड़ती है, बट डायरेक्टली देयर इज नो सच मेंशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन आरपीए। ओके, सेकेंड, तो पहला हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड, वंस द कोड इज एक्टिव द रूलिंग गवर्नमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम अनाउंसिंग न्यू फाइनेंशियल ग्रांट्स और लेइंग फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू प्रोजेक्ट। एकदम सही बात है कि जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, तो जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो किसी भी टाइप के नए ग्रांट्स, नए प्रोजेक्ट, नई स्कीम को नहीं लॉन्च कर सकती है, क्योंकि वो माना जाता है कि आप वोटर को इंटिमिडेट करोगे, आप वोटर को ब्राइब देने की कोशिश कर सकते हो, आप वोटर को पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन में वोट करने के लिए मोटिवेट, प्रोवोक कर सकते हो। दैट्स वाई ऐसे किसी भी टाइप की स्कीम या प्लानिंग का अनाउंसमेंट बंद हो जाता है एक बार जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्टिव होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या, द कोड कम्स इनटू स्ट्रिक्ट ऑपरेशन एग्जैक्टली 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोलिंग। ऐसा नहीं है, पोलिंग से 48 आवर्स पहले नहीं आता है। एक्चुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से आ जाता है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करता है, और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता तब तक एमसीसी एग्जिस्टेंस में रहता है। सो एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन अनाउंस किया, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड अंटिल एंड अनलेस द फाइनल रिजल्ट इज नॉट अनाउंस्ड इट वुड रिमेन देयर। ठीक है, तो पोलिंग क्या, ऊपर जो प्रमोशन का टाइम चलता है वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है। थर्ड रॉन्ग हो गया। फोर्थ, the C-Vigil app enables citizen to report code violations in real time with a strict mandate for election flying squads to resolve these complaints within 100 minutes। बिल्कुल C-Vigil नाम का एक ऐप है, ये इलेक्शन कमीशन का ऐप है जहां पे रियल टाइम पर केसेस रिपोर्ट किए जा सकते हैं, उनको एड्रेस भी किया जाएगा। 1 and 4 आर करेक्ट हेयर, हमें करेक्ट ही ढूंढना था, सॉरी 1 and 4, 2 and 4 आर करेक्ट हेयर, हमें करेक्ट आंसर ढूंढना था, करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है,
तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड आपको ये चीजें याद रखनी है। सी विजिल की जहां तक बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऐप है जो 100 मिनट के अंदर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का प्रॉमिस करता है, सी विजिल ऐप। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हिस्ट्री जरा देखो तो यहाँ स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1960 में ओरिजिनेट हुआ ड्यूरिंग द केरला असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, ये वॉलंटरी कॉन्सेंसस के रूप में ओरिजिनेट हुआ था। फिर उसके बाद इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने का काम किया वन ऑफ द वेरी पॉपुलर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन ने, और फिर धीरे धीरे तब से उसकी ट्रेडिशन चलते आ रही है। 2013 का एक इंसिडेंट आप देखो, फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गाइडलाइंस रिगार्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो वर एडेड मैंडेटिंग रेशनल फॉर प्रोमिसेस एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। मतलब इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आप प्रॉमिस कर रहे हो वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आएगा एज पर दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, चलिए अब हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा ट्रांसजेंडर्स राइट और ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, बिकॉज 2 मेंबर्स फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन रिजाइंड साइटिंग रिग्रेसिव अमेंडमेंट बिल। ये जो 2 मेंबर हैं, एक मेंबर है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, कल के सुब्रमण्यम नाम है, और दूसरी जो मेंबर है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, ऋतुपर्णा नियोग नाम है। तो इन दोनों ने बोला कि हम रिजाइन कर रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर से। क्यों रिजाइन कर रहे हैं? इनके अपने ग्रीवांसेस थे, सरकार के पास इन्होंने रखा, अब वो आगे सरकार देखेगी। हमें क्या काम करना है, हमें ट्रांसजेंडर राइट्स का को लेकर इंडिया में क्या प्रोविजन है हम वो समझते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आपको चेक ये करना है कि 2 एंड 3 क्या स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, under the current Indian legal framework, individuals are granted the absolute right to self-identification of their gender without any mandatory requirement for biological or medical intervention। एकदम करेक्ट बात है कि एज पर द प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क, जो प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन खुद से बिना मैंडेटरी बायोलॉजिकल या मेडिकल इंटरवेंशन किए भी खुद को अलग अलग जेंडर में क्लासिफाई कर सकता है, सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं ट्रांसजेंडर हूं। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम 2 एंड 3 की चेक करते हैं, 2 एंड 3 के बारे में जानते हैं। 2 क्या बोल रहा है, इन द लैंडमार्क नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट जेंडर आइडेंटिटी इज इंटीग्रल टू पर्सन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम सही बात है, ये आपको डायरेक्ट पॉलिटी के क्वेश्चंस में जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है। मेंस में आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जेंडर आइडेंटिटी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है आपको इसको। स्टेटमेंट 3, द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ऑपरेट्स एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी chaired by the Union Minister of Social Justice and Empowerment to act as a nodal agency for redressing community grievances। ये भी सही बात है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ना वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में वर्क करती है, एक नोडल एजेंसी है जो कि ट्रांसजेंडर पीपल से रिलेटेड ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का काम करेगी। तो 3 भी करेक्ट है। अब 2 एंड 3 दोनों करेक्ट तो हैं, बट एक्चुअली में अगर 1 को एक्सप्लेन करने की बात आए तो 2 उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जेंडर आइडेंटिटी राइट टू लाइफ के अंदर आता है, सो दैट्स व्हाई हर पर्सन इसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट मिलेगा बिना किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल या बायोलॉजिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट। So 1 is correct, but only 1, 2 और 3 में से कोई एक ही है जो 1 को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। हमारा आंसर क्या होगा? बी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए। जहां तक हम नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन की बात करेंगे तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2020 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया। नाउ इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर कौन है ये तो मुझे बताओगे। ये जो कमीशन होता है इसके चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही होते हैं, याद रखने वाली बात है। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस चेयरपर्सन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, मतलब यहाँ पर ना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का रोल काफी ज्यादा है, ये चीज नोटिस करने वाली बात है, ध्यान दीजिए इसको। और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इसमें हेल्थ, होम मिनिस्टर, एजुकेशन, नीति आयोग, इन सबसे रिलेटेड पर्संस भी होते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेशन भी होता है, और साथ ही साथ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन होता है। 5 कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन व्हिच आर नॉमिनेटेड फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, 1 फ्रॉम नॉर्थ, 1 फ्रॉम साउथ, 1 फ्रॉम ईस्ट, 1 फ्रॉम वेस्ट एंड 1 फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। मतलब इंडिया के इन 5 कॉर्नर से, 5 जोन से 5 ट्रांसजेंडर पीपल को नॉमिनेट किया जाएगा इस नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन में। टेन्योर होगा इन नॉमिनेटेड कम्युनिटी मेंबर्स का कितना? 3 इयर्स होगा। ठीक है, ये नॉमिनेटेड कम्युनिटी मेंबर्स। बाकी जो यूनियन मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो तो हमेशा ही रहेंगे जब तक वो मिनिस्टर है। मेन फंक्शन इसका ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एडवाइज करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करना। मतलब इसके जो एडवाइस होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे, इसके एडवाइज एडवाइजरी नेचर के होंगे, इसके जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगे।
दो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बट बाइंडिंग नेचर का नहीं। यहाँ पर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को एक बार मैंने फिर से मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के राइट्स जो कि जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 एज वेल एज आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आते हैं। सो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट गिवन टू एवरी पर्सन, इवन टू द ट्रांसजेंडर्स एज वेल। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को याद रखिएगा आप सब लोग। कम टू द थर्ड टॉपिक, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो द सेंसस 2027 से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान टाइम में इसको कवर किया गया। अब हम रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की बात करें। पहला स्टेटमेंट क्या, द पॉपुलेशन सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट under the 7th schedule and the decennial exercise is conducted by registrar general of India which operates strictly under the Ministry of Home Affairs। करेक्ट है, चलिए ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या, the first synchronous and complete decennial census in India was conducted in 1872 under the leadership of Lord Mayo। एक्चुअली ये रॉन्ग है, देखो यहाँ मैंने ये मेंशन भी कर रखा है। ये पहला जो सेंसस था ना नेशन वाइड सेंसस करवाने का, वो नॉन सिंक्रोनस नेचर का सेंसस था जो कि लॉर्ड मायो के लीडरशिप में हुआ। बट सिंक्रोनस सेंसस जो है, डेकेनियल सिंक्रोनस सेंसस, वो 1881 में होता है। डब्ल्यूसी प्लोडेन सेंसस कमिश्नर थे उनके लीडरशिप में। सो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। पहले स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला कि सिंक्रोनस सेंसस हुआ लॉर्ड मायो के अंदर, ऐसा नहीं है। लॉर्ड मायो के अंदर जो सेंसस हुआ ना वो नॉन सिंक्रोनस नेचर का था 1872 का, और जो सिंक्रोनस सेंसस हुआ वो डब्ल्यूसी प्लोडेन नाम के सेंसस कमिश्नर थे तब हुआ था। अच्छा 1881 की बात कर रहे हैं। कैन यू टेल मी हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1881? कमेंट सेक्शन में जरा मुझे आंसर बताओ तो 1881 में वाइसरॉय कौन थे जब पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ? उसके बाद से 10 इयर्स के पीरियड पे चला आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया भाई। Third, the statutory function of the RGI are strictly limited to decennial census and it holds no central authority over the continuous registration of birth and death। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इनकी अथॉरिटी नहीं रहेगी बर्थ एंड डेथ के ऊपर तो फिर सेंसस से रिलेटेड डिसीजंस भी बेटर नहीं हो पाएंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाएगा। नॉट करेक्ट ढूंढना था, 2 and 3 आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट तो इजिली आप कॉमन सेंस लगा कर भी गलत साबित कर सकते हो, बाकी वो है भी। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस ऑफ इंडिया की बात कर लें तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको 1949 में स्टैब्लिश किया गया एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जहां तक सेंसस की बात होती है तो ये एक यूनियन सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है एज पर द 7th शेड्यूल, एंट्री 69 ऑफ द 7th शेड्यूल। सेंसस एक्ट 1948 ये पॉपुलेशन सेंसस के लिए बनाया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1 मिनट, रजिस्ट्रार जनरल के हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सेंसस एक्ट इसको एक लीगल फ्रेमवर्क देता है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 भी लीगल फ्रेमवर्क देता है। सो हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है या रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, जो कि अभी मृत्युंजय कुमार है, IAS ऑफिसर, राइट, दे हैव द सेंट्रल अथॉरिटी ओवर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिलेटेड टू बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड भी जो राइट्स हैं, जो कंट्रोल है, वो रजिस्ट्रार जनरल के पास ही होते हैं। बाकी हम डेकेनियल पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो लास्ट जो कंप्लीटेड सेंसस था वो 2011 में हुआ था। डेकेनियल इंटरवल पे होता है, मतलब 10 इयर्स के इंटरवल पर होता है। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वहां पे बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें कवर की जाती हैं, है ना। लिंग्विस्टिक सर्वे भी यूज किया जाता है, जो मदर टंग सर्वे होता है मदर टंग में, ताकि लिंग्विस्टिक मैनर में लोगों के डाटा कलेक्ट किए जा सके, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस का ग्रोथ भी मॉनिटर किया जा सके। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेंसस की पार्ट होती है। हिस्टोरिकली किस तरह से सेंसस डेवलप हुआ, दैट यू कैन वॉच हियर, दैट यू कैन नोटिस हियर। फोर्थ टॉपिक पर चलते हैं। फोर्थ टॉपिक है OECD नाम के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। OECD क्या बोल रहा है, दैट इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, कि इंडिया ना वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है प्रेजेंट में। अच्छा, तो हम जरा OECD की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, OECD इज एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन पेरिस दैट पब्लिशेस द हाईली रिगार्डेड बाइनुअल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। करेक्ट स्टेटमेंट, ये बेसिक है। OECD के बारे में इतना याद रखना है। देखो यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर रखा है कि OECD का हेडक्वार्टर क्या है, पेरिस में है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो कि अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, क्या बाइनुअल रिपोर्ट है, नाम क्या है, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। स्टेटमेंट 2, इंडिया इज अ फुल मेंबर ऑफ OECD। एक्चुअली OECD के मेंबर्स ना डेवलप्ड नेशंस हैं, फुल मेंबर्स। इंडिया ना फुल मेंबर नहीं है। इंडिया क्या है, OECD के की पार्टनर के रूप में काउंट होता है, राइट। इंडिया इज नॉट अ फुल मेंबर नहीं है इंडिया OECD का। चलिए, हाई इनकम नेशन है OECD के मेंबर, फुल मेंबर। 2 इज रॉन्ग। Third, according to the recent OECD economic outlook, China's economic growth trajectory is projected to accelerate significantly due to the expansion of government consumer subsidies।
एक्चुअली एक्सेलरेट नहीं हुआ है चाइना की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। ओईसीडी क्या बोल रहा है देखो चाइना के बारे में, कि चाइना को थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, चाइना's growth trajectory is explicitly easing, projected to drop to 44.3% by 2027 में, कि थोड़ा कम हो सकता है चाइना का ग्रोथ, राइट। डिसेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, डिसेलरेशन होगा। ओके, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया, सिर्फ वन करेक्ट था, तो हम क्या चूज करेंगे, ए, ओनली वन वाज करेक्ट, 2 एंड 3 आर रॉन्ग। अब 2 एंड 3 रॉन्ग हो, इसके पीछे सबसे पहले क्या कि ओईसीडी के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक चीज था कि इंडिया फुल मेंबर नहीं है, क्योंकि फुल मेंबर डेवलप्ड नेशन से या हाई इनकम नेशन से, इंडिया हाई इनकम इकोनॉमी में नहीं आता है। तो इंडिया क्या है, की पार्टनर के रूप में अपने बाकी देशों के साथ, जैसे ब्राजील के साथ, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका के साथ काउंट होता है। दो चाइना और इंडिया की इकोनॉमी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा लार्जर है, बट फिर भी चाइना अभी भी लो इनकम नेशन में काउंट होता है। पब्लिकेशन की बात करें तो ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये बाइनोअल एनालिसिस है। बाइनोअल एनालिसिस इकोनॉमिक ट्रेंड को लेकर, जीडीपी ग्रोथ को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ओईसीडी आउटलुक, राइट। अब ओईसीडी आउटलुक क्या बोल रहा है, द ओईसीडीज लेटेस्ट इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया विल रिमेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। चलिए ओईसीडी का भला और ऊपर वाले का भला हो कि इंडिया वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी। देखते हैं आगे किसको कितना रोजगार मिलता है, कितनी ग्रो करती है इंडिया की इकोनॉमी। India's GDP growth rate is pegged at 7.6% for 2025-26, dipping slightly to 6.1% for 26-27 and recovering to 6.4% for 27-28। मतलब कि पिछले साल के लिए 7.6% था, अब उसको ये जो करंट में वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो डिप थोड़ा देखने को मिलेगा 6.1% का। हालांकि फिर उसको रिकवर कर लिया जाएगा 6.4% 27-28 में। इसलिए ओईसीडी ने बोला कि इंडिया ही रहेगा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और ये जो डाटा है ना, ये जो पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड कोटिंग इट इन मेंस, मेंस में कोट करने के लिए। बाकी हम इस रिपोर्ट में बात करें तो इस रिपोर्ट में वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चौक ब्लॉक होना, इन सारी चीजों को एक मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उस डिस्टर्बेंस के लिए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्टर्बेंस की वजह से या वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंस है उसके वजह से सिर्फ ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि उसके अलावा फर्टिलाइजर्स और कई प्रोडक्ट्स भी अफेक्ट होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप ऑफ 7, G7 की हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर श्री जयशंकर साहब, ही पार्टिसिपेटेड इन द G7 मीट, राइट। सो जयशंकर फ्रेंच काउंटर पार्ट डिस्कस ईरान हॉर्मुज एट G7 मीट, ऑब्वियसली अभी यही न्यूज में है तो इसको डिस्कस करेंगे। G7, G8 और G20 नेशंस कौन कौन से आप देख सकते हो। G7 के कोर मेंबर्स हैं जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, यूएसए। रसिया को आउट कर दिया गया, ठीक है, तो G8 पहले था। और G20 में बाकी नेशंस है जिसमें हमारा प्यारा भारत भी यहाँ दिख रहा है डेवलपिंग कैटेगरी में। ओके, चलिए पहला स्टेटमेंट G7 से रिलेटेड, इट ऑपरेट्स एज अ फॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कोई फॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर फॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता तो रसिया को ऐसे बाहर थोड़ी कर देते। इट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है ना, हेडक्वार्टर बोल रहे हैं, जिसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी नहीं है। G7 का कोई लीगली बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता है G7 का। हाँ, रिगार्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड क्लाइमेट चेंज ये डिस्कशन करते हैं, दो डिस्कशन है इंपॉर्टेंट, बट ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनफॉर्मल नेचर का। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा क्या, द फोरम ओरिजिनेटेड एट द G6 इन रिस्पॉन्स टू द 1973 ऑयल क्राइसिस एंड टेम्पोररीली expanded to the G8 before Russia's official removal in 2014। एक मिनट, हेलो, यस, ओके, नाउ कम बैक हियर, हेलो, या पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हमने देख लिया था, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से है ना, कोई लीगली बाइंडिंग डिसीजन नहीं होते। दूसरा क्या बोल रहा था, द फोरम ओरिजिनेटेड एज द G6 इन रिस्पॉन्स टू द 1973 ऑयल क्राइसिस एंड टेम्पररली एक्सपेंडेड टू G8 बिफोर रशियाज ऑफिशियल रिमूवल इन 2014। एकदम सही बात है कि पहले ये ना G7 जो है वो ओरिजिनेट कब होता है, ऑयल क्राइसिस के ड्यूरेशन में। 1973 का जो ऑयल क्राइसिस होता है उसके बाद G6 से फॉर्मेशन होता है G7 का, जब कनाडा को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर G8 बनता है जब रसिया को इंक्लूड किया जाता है, और वापस से G7 बन जाता है जब 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया तो G8 के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि आज से रसिया हमारा पार्ट नहीं है, रसिया को ऑफिशियली रिमूव कर दिया गया और G7 बन गया। रसिया ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमको ऐसे किसी ग्रुप में रहने की भी जरूरत नहीं, राइट, कोई बाइंडिंग नेचर तो है नहीं तो हम क्यों ही रहे। चलिए खैर,
दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, बोथ इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन होल्ड द स्टेटस ऑफ कोर मेंबर। अब G7 जो है ना, यहाँ जो मैंने पिक्चर दिखाया था, यहाँ पे तुमको यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, यूएसए, जर्मनी दिख रहा है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलप्ड नेशन है। इंडिया कहाँ से कोर मेंबर रहेगा? इंडिया G7 का कोर मेंबर नहीं है, राइट? इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7। बट एक्चुअली में बाकी जो G7 के नेशन है, वो इंडिया सिंस इतना बड़ा मार्केट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते कि आओ भैया, आओ हमसे बातचीत करो, G7 के नेशंस के साथ पार्टिसिपेट करो। ओके, अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। आज जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, चेंज नहीं हुआ क्या? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम नहीं, यहाँ पर आप इसको थोड़ा चेंज करो, वेट। हाँ, तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? इंडिया के CO2 एमिशंस को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया कि इंडिया में CO2 एमिशन पिछले साल क्या था, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। अब इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, इसका ट्रेंड आपको मॉनिटर करना है। तो ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ट्राई टू आंसर दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर मेंशन क्या किया है, क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल लगेगा, बट ये तुम्हारे लिए मेन एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे लेकर आएगा। यहाँ पर मैंने कुछ प्लेसेस मेंशन किए हैं, जैसे केवलादेव नेशनल पार्क, चिल्का लेक, लोकतक लेक, कोलेरू एंड हरिके वेटलैंड। आपको ये आंसर करके बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन दिस साइट्स व्हिच आर मेंशन्ड हियर हैव वाइब्रेंट बर्ड हैबिटेट्स। तो सबसे पहले वो आंसर करोगे, और सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस आगे क्या करना है, पढ़ना है तुम्हें केवलादेव के बारे में, चिल्का, लोकतक, कोलेरू एंड हरिके के बारे में। सो इनके बारे में पढ़िए, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कीजिए, प्रीलिम्स में बड़े काम आएंगे। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। कल हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।